सुप्रभात विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। हमने अपने पिछले क्लास में स्वर और व्यंजन ध्वनियों और उनके शुद्ध उच्चारण के विषय में अध्ययन किया था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए विद्यार्थियों, आज हम अपने पाठ्यक्रम के 90 बिंदुओं को लेंगे, यानी कि देवनागरी लिपि में स्वर और व्यंजन ध्वनि को पढ़ना। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती है और इस संपूर्ण हिंदी भाषा को हम लोगों ने स्वर और व्यंजन दो भागों में वर्गीकृत किया है। मुख्यतः ये दो भागों में वर्गीकृत की गई हैं। तो स्वर और व्यंजन, अब हम ये देखते हैं कि जो हमारे स्वर हैं उनके उच्चारण में जो ध्वनि अनिश्रित हो रही है, जो हमारे व्यंजन है उनके उच्चारण में। तो उच्चारण की दृष्टि से इन्हें दो भागों में जो है वो वर्गीकृत किया गया है। वो है नंबर 1 उच्चारण प्रयत्न और उच्चारण स्थान। अब इनमें से प्रयत्न को पुनः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 बाह्य प्रयत्न और नंबर 2 आभ्यंतर प्रयत्न। तो जो बाह्य प्रयत्न है, मतलब मुख विवर से बाहर की ओर जाने वाले प्रयत्न को हम बाह्य प्रयत्न के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से मुख विवर से अंदर की ओर आने वाले प्रयत्न को अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। अब बाह्य प्रयत्न को पुनः दो ध्वनियों में वर्गीकृत कर दिया गया है, जो कि है घोष और अघोष ध्वनियाँ। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि घोष ध्वनि क्या है। घोष ध्वनि वो ध्वनि है जिसके अंतर्गत हमारी स्वर तंत्री जो है वो निरंतर हिलती डुलती रहती है, यानी कि वो बराबर मूवमेंट में रहती है। हमारे जितने भी स्वर व्यंजन हैं और व्यंजन के अंतर्गत जो का वर्ग, चा वर्ग और ता वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण हैं वे, और इसके अतिरिक्त जो हमारे अंतस्थ वर्ण हैं यारा, लावा, वे सभी घोष ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी हमारे वर्ण हैं वे सभी वर्ण और उनकी ध्वनियाँ वे सभी अघोष ध्वनियों के अंतर्गत समाहित हैं। तो विद्यार्थियों, ये तो आपने अभी घोष और अघोष ध्वनियों और प्रयत्न को देखा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसी विषय को लेते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार जो है हमारा वर्ण ध्वनियों का वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ है। तो इसको हम 4 भागों के अंतर्गत देखेंगे। अभी आपको स्मरण होगा कि ये प्रकरण मैंने आपको क्लास में पढ़ाया भी है, ये पुनः यहाँ पे फिर से सम्मिलित हो रहा है। तो 4 भागों में जो हम बांटते हैं वो 4 भाग हैं आपके समवृत्त स्वर, अर्ध समवृत्त स्वर, विविध स्वर और अर्धविविध स्वर। तो समवृत्त स्वर क्या होता है? समवृत्त स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में मुख द्वार जो है वो बहुत सकरा हो जाता है, जैसे कि आ या ऊ। जैसे कि ऊ का उच्चारण अगर आप करके देखें तो आपको महसूस होगा कि आपका मुंह बहुत सकरा है। इसी प्रकार से नंबर 2 पे अर्ध समवृत्त स्वर होते हैं। इनके उच्चारण में भी मुख द्वार सकरा होता है। जैसे उच्चारण हम करें ओ को आप बोल के देखिए तो आपका मुंह सकरा ही का शेप रहेगा। नंबर 3 पर है विविध स्वर। विविध स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में हमारा जो मुख होता है वो मतलब पूरा खुला होता है, पूरी तरह से खुला होता है। जैसे आ का उच्चारण आप करें तो आप महसूस करेंगे कि आपका मुख पूर्ण रूप से पूर्णतः बिल्कुल खुला हुआ है। और चौथा जो हमारा है वो क्या है? अर्धविविध स्वर। इसके उच्चारण में जो हमारा क्या है, मुख द्वार अर्ध खुला होता है ना। जैसे औ को बोल के देखिए तो आपका मुख द्वार आपको महसूस होगा कि आधा खुला है। इसी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि अभ्यंतर उच्चारण प्रयत्न के अनुसार व्यंजन ध्वनि किस प्रकार से हम लोग ने वर्गीकृत किया है। तो इसको भी हम निम्नलिखित प्रकार से देख सकते हैं। इसमें पहला है स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन वो होता है जिसमें हवा उच्चारण स्थान को स्पर्श करते हुए बाहर की तरफ निकलती है ना। जैसे आपका पापा, बाबा, माँ, तथा कुछ भी हम ले सकते हैं। नंबर 2 पर है स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी में क्या होता है कि हवा उच्चारण स्थान को रगड़ते हुए बाहर आ जाती है। ठीक है, रगड़ते हुए बाहर आती है, जैसे चाचा, झा। इसके बाद है हमारा संघर्षी। संघर्षी में क्या है कि उच्चारण के समय एक तरह की आवाज़ जो है वो निश्रित मतलब इसमें होती है। इसी प्रकार से हम इन को देखते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो हमारा अगला वो होता है वो हमारा है पार्श्विक। पार्श्विक वो है कि जिसके उच्चारण में हमारा मुख द्वार बीच में ही बंद हो जाता है, जैसे ला। नेक्स्ट है लुंठित। इसमें मुख द्वार जो है जीभ को जो है स्पर्श करता हुआ जीभ की नोक को आता है, जैसे रा। इसके बाद विद्यार्थियों हमारा जो नेक्स्ट है वो है उच्छित। ये वे अक्षर होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ की
नो को एक प्रकार से झटके से सा लगता है, जैसे कि है आपका ड। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा है वो अर्ध स्वर। ये वे व्यंजन होते हैं जिनके बोलने में मुख द्वार बहुत सकरा हो जाता है, जैसे वाह। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, अब ये हमारे कुछ इसके अंतर्गत हमने अपने व्यंजन ध्वनियों को देखा। तो अब हम ये देखते हैं, एक हम इसमें वर्गीकरण ध्वनि को और देख लेते हैं कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से व्यंजन ध्वनियों को वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। इसमें विद्यार्थियों नंबर 1 पे है दयोष्ठ। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, मतलब दयोष्ठ मतलब कोई दो लोगों का यहाँ पे काम है। मतलब ये वे अक्षर हैं जिनके उच्चारण में दोनों होठों का हमारे स्पर्श होता है, जैसे कि पाफा बाभा माँ। आप उच्चारित करके देखिए। ठीक है, नंबर 2 पे है दंत्योष्ठ। दंत्योष्ठ जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, इन यहाँ पे जो भी वर्ण होंगे उनके उच्चारण में दांत और ओष्ठ दोनों का ही प्रयोग होगा। तो इन अक्षरों के प्रयोग में क्या होता है, ऊपर के दांत और नीचे के होंठ का स्पर्श होता है, जैसे फा। ठीक है विद्यार्थियों, इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारा दंत। इनके ये वे हैं जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर के दांत को छूती है, जैसे ता था। ठीक है, इसके बाद है हमारा वर्ष। इनके उच्चारण में जीभ दांतों के अंदर के मसूड़ों को छूती है। ठीक है, जैसे ना, ला आदि। इसके बाद है तालब। इनका उच्चारण करते समय जीभ जो है तालु को मतलब स्पर्श करती है, जैसे छा, छा, जा, झा, इया। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारा मूर्धन। इनके उच्चारण में क्या होता है कि जीभ जो है कठोर तालु को छूती है, जैसे टा, ठा, डा आदि, णा आदि। इसके बाद है कंठ। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, इनके उच्चारण में कंठ से जो इनके उच्चारण क्या है, कंठ के स्पर्श से होता है, जैसे का, खा आदि। कावर के हमारे जितने भी वर्ण हैं वो। इसके बाद नेक्स्ट विद्यार्थियों जिह्वा मूल्य। इसमें जिह्वा के मूल का स्पर्श होता है। ठीक है, जैसे का, खा, गा। और इसी क्रम में हमारा लास्ट है स्वर यंत्र मुखी। इनके उच्चारण में स्वर यंत्र जो है मुख का प्रयोग होता है, जैसे कि हम हलंत या विसर्ग का प्रयोग करें और उनका उच्चारण करें। तो विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हमने देखा देवनागरी लिपि के अंतर्गत हिंदी भाषा की स्वर और ध्वनियों व्यंजन ध्वनियों का जो वर्गीकरण और उनको पढ़ना या पहचानना। आशा करती हूँ कि ये सभी विषय वस्तु आपको स्वर और व्यंजन ध्वनियों को समझने में सहायक होंगी। अपनी अगली क्लास में मैं आगे के बिंदु का जिक्र करूँगी। धन्यवाद।